बिहार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ तीन तरह के दिमागों में ख्याल आते हैं। पहला, सम्राट अशोक की गौरवशाली मगध की धरती। दूसरा, आईएएस एंड आईआईटीज फैक्ट्री। और तीसरा, देश का सबसे पिछड़ा राज्य जहां ना तो समुचित शिक्षा व्यवस्था है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का समुचित समाधान। जहां के यंगस्टर या तो दूसरे शहर जाकर के अपना रोजगार करते हैं या फिर अपने पूर्वजों के खेत पे खेती करते हैं। इस वक्त देश के हर कोने कोने में इंडस्ट्रीज जा रही है, लेकिन वहीं ऐसा क्या है कि बिहार में कोई भी कंपनी आने से, फैक्ट्री लगाने से कतरा रही है? क्यों आज भी बिहार की वेस्ट माइंड इंजीनियरिंग करके दूसरे शहर में रहने को मजबूर है? क्यों यहाँ के अधिकांश युवा एमबीएस को छोड़ एसएससी, आईएएस की तैयारी करने के लिए पटना का रुख करता है? क्यों यहाँ के कम शिक्षित वर्ग के लोग को मजदूरी करने के लिए दिल्ली, गुजरात, पंजाब और कोलकाता का रुख करना पड़ता है? भारत की आईएएस एंड आईआईटी फैक्ट्री बिहार है, क्योंकि हर 10वां आईएएस बिहार से ही है। और आईएएस ही क्यों, यहाँ पे आईआईटीएंस एंड ग्रेजुएट आईआईएम्स बच्चे भी सबसे ज़्यादा बिहार से ही होते हैं। वहीं बिहार की कृषि की बात करें तो यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा वेजिटेबल उत्पादक राज्य है एंड 8वां सबसे बड़ा फ्रूट उत्पादक राज्य बनता है बिहार। बिहार की अचीवमेंट यहीं तक सीमित नहीं है। अगर बिहार की हिस्ट्री उठाकर देखें तो बिहार के गौरवशाली नंद डायनेस्टी एंड मौर्यन एम्पायर भी, किंगडम भी इसी स्टेट से रहा है। ये बिहार की ग्लोरी ही है कि यहाँ पे हमें महात्मा बुद्ध और महावीर संत जैसे बड़े संत मिले। साथ ही चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे बड़े स्कॉलर्स भी इसी स्टेट से रहे हैं। अपने समय की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा एंड विक्रमशिला भी अपने बिहार से ही हुई है। लेकिन हिस्टोरिकली इतना स्ट्रॉन्ग एंड रिच होने के बाद भी ये स्टेट बड़े इन्फ्लुएंसर कंपनी को इन्वेस्टर के लिए अपने स्टेट तक लाने में असफल रहा है। आखिर क्या रहा होगा ऐसा रीजन कि इस स्टेट में कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट या फैक्ट्री खोलने में फेल रही है? आखिर कोई भी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिहार में लगाना क्यों नहीं चाहती है? इस राज्य में इन्वेस्टमेंट की इतनी किल्लत आखिर क्यों है? इस सवाल का जवाब लॉजिकली चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर से ये बात पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरीके का। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। नीतीश कुमार इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि बिहार के सबसे नजदीकी पोर्ट वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसकी दूरी बिहार से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, जिसके आसपास समुद्र का नामो निशान नहीं है। इसीलिए आखिर कोई भी कंपनी फैक्ट्री खोलने के लिए क्यों इतना जोखिम उठाएगी? कुछ ऐसी ही सोच बिहार के सत्ता में बैठे बड़े नेताओं की रही है। तभी तो इस स्टेट के सबसे नजदीकी कोस्टल एरिया में पोर्ट डेवलप करने की कई बार मांगे उठ चुकी है। वहीं देखा जाए तो केवल भारत में बिहार ही एक ऐसा स्टेट नहीं है जो लैंड लॉक है। ऐसे कई स्टेट है भारत में जो लैंड लॉक होने के बाद भी डेवलप होने में बहुत कामयाब रही है। अब जरा इस मैप पे नजर डालते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट के आसपास कहीं आपको सुंदर बीच एंड समंदर नजर आ रहे हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर लैंड लॉक होने के बाद भी फैक्ट्री की कोई कमी नहीं है। स्पेशली ये दो राज्य इंडस्ट्री को अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए खींचने में काफी कामयाब रही है। वहीं हरियाणा सालों से लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बन के बैठा हुआ है। इस स्टेट ने आईटी फील्ड में भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वहीं पंजाब एक टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब है, वहीं इसे बीट बॉल के रूप में जानते तो हैं ही। वहीं ये स्टेट स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर वर्क्स एंड ऑप्टिकल लेंस एंड सेमीकंडक्टर मशीनरी एंड आईटी हब के लिए मशहूर है। अब अगर ये जरा भी सच होता तो बिहार अपनी प्री कॉलोनियल पीरियड में कभी भी ट्रेड नहीं कर पाता। इतिहास हमें बताता है कि मुगल एरा से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक इस स्टेट का ट्रेड हमेशा ओशियन से कनेक्टेड था। फर्टाइल लैंड होने के कारण इस स्टेट के किसान रबी एंड खरीफ दोनों तरीके के फसल उगाते थे। इंडियन ओशियन के जरिए उसे ट्रेड भी करते थे। वहीं ब्रिटिश राज के टाइम पे पटना एक ट्रेड सेंटर के रूप में उभरा था। लेकिन इस स्टेट के फेल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के कई सारे रीजन रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर थी। मुख्य रूप से बिहार और बंगाल ही पूरे देश का मुख्य इंडस्ट्रियल स्पॉट था। यहाँ माइंस की उपलब्धता भी थी, लेकिन इस देश के कई ऐसे स्टेट थे जहाँ माइंस ना होने के कारण वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए सरकार ने पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए फेथ इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई और इसके द्वारा गवर्नमेंट ने माल ढुलाई एंड रॉ मटेरियल को सब्सिडाइज कर दिया, जिससे इंडस्ट्री के मालिक को अब ट्रांसपोर्ट में आने वाला खर्च अब उतना अधिक नहीं रहा। इस पॉलिसी के बाद देश में इंडस्ट्रियल क्रांति आ गई।
दिल्ली, मुंबई, सूरत एंड बड़ोदरा जैसे शहरों में फैक्ट्री लगने लगी। इस पॉलिसी से तो देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, लेकिन इस पॉलिसी से बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को जड़ से हिला दिया। अब इंडस्ट्री यहाँ पर आने के बदले बड़े शहरों में यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लग गए और बिहार कुछ ही दिनों में बस रॉ मटेरियल मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा बनकर रह गया। सन 2000 में बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार की स्थिति और बदतर हो गई। झारखंड के साथ ही बिहार से टाटानगर, जमशेदपुर और छोटा नागपुर भी चला गया। बिहार में बचा भी तो क्या, सिर्फ लाइमस्टोन की खदान और खेतिहर मजदूर जिनके पास खुद अपनी खेत तक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने फीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की ही रॉ मटेरियल जैसे आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट वगैरह पर ही सब्सिडी लगाई, जिससे बिहार की जो इंडस्ट्री थी वो बाहर की रुख करने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों कॉटन एंड टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम एंड पावर की जो इंडस्ट्री थी वो बिहार की तरफ ना आ सकी, क्योंकि इस इंडस्ट्री को किसी भी तरीके की छूट या सब्सिडी नहीं मिल सकी। इस पॉलिसी ने बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोहरी मार दी। अब स्टील इंडस्ट्री को ही ले लेते हैं। पहले बिहार और वेस्ट बंगाल में ही स्टील प्लांट हुआ करते थे और उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बिहार के कई जिले और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कई जगहों पर प्लांट लगाने की बात की थी। लेकिन FEP के बाद ये इंडस्ट्री मोस्टली वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में मूव आउट कर गई। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार की तरफ ना आ सकी, क्योंकि कॉटन जैसे कच्चे माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं मिली थी। इस तरह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में वहाँ की अपनी इंडस्ट्री और FEP के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गई। वहीं पूर्वी उत्तर भारत में जो बचे हुए इंडस्ट्रीज थे वो भी मूव आउट कर गए, स्पेशली बिहार से, और इस तरीके से बिहार से इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। अंग्रेजों के समय बिहार में जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई थी, जिसके तहत किसानों को किसी भी कीमत पर हर सीजन जमींदारों को लगान देना पड़ता था। ऐसे में किसान सूखे और बाढ़ की वजह से कई बार लगान नहीं दे पाते थे। अब ऐसी स्थिति में जमींदार उनसे खेत ले लिया करते थे। अब ये किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर की तरह खेती करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति में भारत की आजादी तक अनियमित रूप से जमीनें बटी हुई थी, जिसके कारण बिहार में 50% से अधिक खेतीहर मजदूर बन गए थे, क्योंकि वो जमींदारों की खेती करने लग गए थे। जब 1950 में जमींदारी पॉलिसी अबॉलिश हुई, 1962 में आए लैंड सीलिंग एक्ट के तहत बिहार में सिंगल ऑनर लैंडशिप को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक गवर्नमेंट इस पर अधिक काम नहीं कर पाई। उसके बाद बिहार में कभी भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, जिससे बिहार की जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटी रह गई। दरअसल बिहार की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर का एक बड़ा सेक्टर रहता है, जहाँ के लोकल लोग अपनी जमीनों पर फैक्ट्री लगाने के बजाय इस पर खेती करना वो लोग ज्यादा समझते हैं। सालों से गुजार बसर करने के लिए लोग अपनी जमीनों पर ही निर्भर हैं। इनसे न केवल इनका घर चलता है, बल्कि जरूरती सुविधाएं भी जमीन के सहारे ही पूरी होती है। आज भी बिहार की 80% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ऐसे में जमीन के मालिकों से लैंड एक्वायर करके वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इमारत खड़ी करना केवल एक सपना ही रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट सरकार से भी तो लैंड ले सकती है, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि राज्य में लोग ने बेहद छोटी छोटी मात्रा में लैंड खरीद रखे हैं। अगर कंपनी को 10 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होती है तो सरकार को इस डील को पास करने में 100 लोगों से समझौते करने पड़ते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न होने के चलते सरकार चाह करके भी प्राइवेट कंपनी को जमीन नहीं दे पाती है। खुद बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके सुशील मोदी ये तक कह चुके कि कोई भी प्राइवेट कंपनी बिहार में कदम नहीं रखना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास जमीन देने के लिए है ही नहीं। यहाँ की सरकार भी प्राइवेट कंपनी के लिए सपोर्टिव रवैया नहीं रखती है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से पहले भी कई इंडस्ट्री ने बिहार में फलने फूलने की कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगी है। पिछले 30 सालों में इस स्टेट में कई कंपनी ने दम तोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुगर मिल है। बिहार के 33 शुगर मिल्स में से 18 पर ताले लग चुके हैं। 1960 से 70 के दशक में बिहार भारत के शुगर कंट्रीब्यूशन में 40% उत्पादन करता था, लेकिन अब यही आंकड़ा घटकर केवल 2% पर रह गया है।
राइस कल्टीवेशन की बात करें तो बिहार का 40% लैंड चावल उगाने का काम आता है। इस स्टेट में कभी 3000 राइस मिल हुआ करती थी, लेकिन स्कैम की चपेट में आते ही रातों रात 2000 मिल्स बंद हो चुकी थी। बिहार में इंडस्ट्री का क्लोज होने का एक कारण वसूली भी रहा है। बिहार के किशनगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर तक कई मिल्स ऐसी है जो इसी वजह से खाली पड़ी है। जाहिर है कि कोई भी इंडस्ट्री रातों रात खड़ी नहीं हो जाती है, इसके लिए सरकार को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए। नतीजा ये रहा है कि स्टेट में इंडस्ट्रीज की कमी को स्पिल ओवर इफेक्ट से जोड़कर देखा जाने लगा है। दरअसल एक ही स्टेट सिटी टाउन में अगर हाई स्किल्ड वर्कर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर बड़ी से बड़ी कंपनी उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। इससे होता यह है कि स्टेट की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लग जाती है, साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटी बिल्डअप होने लग जाती है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होती जाती है और ग्रोथ की ये साइकिल एक पुअर स्टेट को एक डेवलप स्टेट में कन्वर्ट कर देती है आसानी से। स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से गुड़गांव जैसे शहर इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, जहां की राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी देकर अपने स्टेट में स्टार्टअप सेट करने का मौका दिया था। इसी के तहत मारुति ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी या फैक्ट्री हरियाणा में खोली थी। इससे ना ही उनको यहाँ पे सस्ते लेबर मिले, बल्कि यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब बिल्डअप होती गई। धीरे धीरे लोगों के हाथों में पैसा आया और वो कई लेवल पे स्किल्ड होते चले गए। इससे बाकी प्राइवेट कंपनी भी गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट होती गई धीरे धीरे। और आज का दृश्य ऐसा है कि हरियाणा केवल ऑटोमोबाइल में ही नहीं नंबर 1 है, बल्कि गुड़गांव एक एमएनसी हब भी बन चुका है। वहीं बिहार की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर नजर डाले तो ये स्टेट अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी कंटिन्यू रखने में फेल रहा है। गरीबी और वीक एजुकेशन सिस्टम के चलते इस स्टेट की एक बड़ी आबादी अनएजुकेटेड है, साथ ही एक स्किल्ड लेबर की कमी यहाँ पर बहुत। बिहार में केवल डिग्री एजुकेशन ही नहीं बल्कि एक टेक्निकल एजुकेशन की भी भारी समस्या है। यहाँ के बच्चों को ना ही तो कोई स्किल सेंटर की सुविधा और ना ही यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्किल्ड लेबर के लिए कोई मुहिम चलाई गई हो। सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले स्किल सेंटर में यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट बाहर की कंपनियों में ही मिल पाती है। ऐसे में स्किल्स का कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के जमाने में सारे कंपनी को एक स्किल्ड फुल्ड लेबर चाहिए होते हैं, जिसके कमी के कारण बिहार का कोई रुख नहीं कर पाते। सरकारों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने राज्य तक खींच लाने में कई पॉलिसीज बनाई है, लेकिन उसे एस्टेब्लिश करने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। पिछले 30 से 40 सालों में बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को काफी बदला है। 2006 में भी नीतीश कुमार ने बिहार में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत कंपनी ओनर्स को कंपनी को एस्टेब्लिश करने में सब्सिडी मुहैया करानी थी। लेकिन ये पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जिन कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को सेटअप भी किया वो भी सब्सिडीज के लिए कोर्ट के धक्के खाते रहे। साथ ही कई कंपनियों ने ये दावा किया कि कोर्ट जाकर सब्सिडी मांगना फिर उस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सारी कंपनी इन सब झंझटों से दूर रहना ही पसंद करती है, खास तौर पर वो बिजनेस जो अपने स्टार्टअप फेज के दौर में होते हैं। वो इस तरीके की लोकेशन को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने इस बैड रेपुटेशन को बदलने के लिए और पॉलिसीज को रिवाइव करने के लिए एक पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी भी लाई गई, लेकिन इससे भी बिजनेस ओनर कुछ खास खुश नहीं हुए। कोई भी कंपनी ऐसे सरकार पर कैसे भरोसा कर सकती है जिसका इंडस्ट्री को लेकर के कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बिहार में जब आरजेडी ने सरकार बनाई तब इस दल के प्रमुख और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार में ऐसे राजनीतिक हालात पैदा किए जिससे बिहार का फोकस केवल कास्ट बेस्ड मैनेजमेंट को ही फोकस करना हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बैक सीट ले ली। ऐसे में बिहार सिर्फ कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही फेमस हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में जातिवाद राजनीति के कारण बहुत ही क्राइम बढ़ने लगा। और ऐसे में कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी ऐसे अंडर एस्टिमेट जगहों पे। बिहार के पॉलिटिक्स में एक सोशल जस्टिस एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के उभरा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अपर कास्ट ने दूसरे स्टेट की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इनके पास ना ही पैसे और जमीन की कमी थी बल्कि एक हाई क्वालिफाइड लोग थे। इनके मदद से भी सरकार सोशल डेवलपमेंट पर काम कर सकती थी। लेकिन लालू यादव का डिसीजन क्या था कि वो कोई भी हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट ही नहीं करे ताकि अपर कास्ट लोग इस पोजीशन पर ना बैठ सके। उनके ये फैसले ने न केवल बिहार की इकोनॉमी को कमजोर किया
बल्कि कई लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत ही कमजोर कर दिया। यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पाया, लोअर क्लास लोगों को भी गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सका, और रही सही कसर करप्शन ने पूरी कर दी। पिछले 30 से 40 सालों में बिहार को करप्शन ने पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। खुद इकोनॉमी टाइम्स का रिपोर्ट बताता है कि बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले एक छोटा बाबू भी करोड़पति है। यहाँ इंडस्ट्री भी काम इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे लेवल पर काम कराना बहुत ही भारी रकम लेती है। रेलवे, एजुकेशन सेक्टर से लेकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिकॉर्ड तोड़ करप्शन है, जिसके चलते कई बड़ी इंडस्ट्री बिहार का रुख करने से कतराती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस करंट सिनेरियो को कैसे बदला जा सकता है। आखिर कैसे बिहार एक पुअर स्टेट से हाई डेवलप्ड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा का पलायन से भी बिहार हमेशा जूझता रहा है, जो इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह में हमेशा बाधा बनती रही है। यहाँ के बच्चे या तो पीएससी या यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग करके बाहर चले जाते हैं, जिससे वहाँ उनको बेहतर लाइफ स्टाइल और बेहतर पेमेंट भी मिलता है, जिसकी वजह से लोग ही यहाँ पे अपना सर्विसेज देना नहीं चाहते हैं। बिहार के ही खुद कई पूंजीपति लोग अपना बिहार में फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं। आज भी दिल्ली, पंजाब, मुंबई और कई अन्य राज्यों में भी बिहार के पूंजीपति अपना बिजनेस चला रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। नए जमाने के पढ़े लिखे बिहारी भी बेंगलोर और गुड़गांव जैसे शहरों को भी अपना कर्म भूमि बना रखे हैं, जिससे बिहार स्टेट पूरी तरीके से नेग्लेक्ट होता चला जा रहा है। बदलते दौर और समय की तरह बिहार में भी बदलाव की बहुत ही जरूरत है। साथ ही शराबबंदी करके और इकोनॉमिक धक्का, वहीं पर सरकार ने एथेनॉल के कई प्लांट्स लगा। फाइनली बिहार में एक इंडस्ट्रियल शुरू होने की एक बिगुल बजी। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में ये एथेनॉल प्लांट्स बिहार में कितने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ला पाती है, कितनी रोजगार जनरेट करती है, और साथ ही बिहार में कई सीमेंट फैक्ट्रीज भी लगी है। लेकिन ये डेवलप्ड सालों से ठप इकोनॉमिक व्यवस्था को ये भी ध्यान देने की ही बात होगी। बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैलेंजेस ने आपको कितना एक्साइटेड किया और कितना सरप्राइज किया। उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा हो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा है तो आप अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें जरूर, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम इसे अवेयर कर सके कि हमारे स्टेट की जो ये बदहाली है अभी बिहार की, ये सुधर सके। थैंक यू।